जय जय श्री राम बच्चों। और बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ पढ़ाने जेई एडवांस मैथमेटिक्स। मेरा नाम है अर्णव चैटर्जी और मैं हूँ जेट डी ए ऑल इंडिया रैंक 84। और मैं बहुत सालों से 2 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ जेई एडवांस्ड ओलंपियाड की मैथमेटिक्स, और एक बार फिर से वापस आया हूँ आप सभी बच्चों के साथ जे ए आर सी लेके। व्हाट इज जे ए आर सी? जे ए आर सी इज बच्चों जेई एडवांस्ड रिवीजन कोर्स। इस कोर्स से अंदर मैं आप लोग को जे एडवांस के लिए बेसिकली 2026 एडवांस जो कि 17 मई को है उसका रिवीजन करा रहा हूँ। जब प्रॉपर थॉरो रिवीजन हम करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, हम प्रॉब्लम से थ्रू रिवाइज करेंगे जैसा मेरा हमेशा अप्रोच रहता है। पहला लेक्चर है आज 11th क्लास का अलजेब्रा, इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। और क्योंकि आईआईटी रुड़की पेपर सेट कर रहा है, अलजेब्रा का एक अलग ही डोमिनेंस रहता है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अलजेब्रा पे एम्फसाइज थोड़ा ज्यादा रहेगा। थोड़े ज्यादा लेक्चर अलजेब्रा के होंगे, थोड़ा सा कम लेक्चर कैलकुलस से आएंगे आएंगे उसमें हम लोग धांसू सवाल डायरेक्ट करेंगे। अलजेब्रा में मैं तुम्हें थोड़ा इजी इजी से टफ की तरफ ले जाऊंगा, ये मेरा स्ट्रेटेजी रहने वाला है। शुरू करते इजी से, मतलब ये मत समझ लेना भाई कि मेंस लेवल कंटेंट आ जाएगा, ना ना ना। इजी से मतलब मेरा ये है, इस टाइप के सवाल तुमने कहीं ना कहीं देख रखे होंगे, कुछ कुछ बिल्कुल नए होंगे, मेरे क्रिएशन होंगे। जैसा पहला सवाल जो है हम लोग सीएसई में पढ़ते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि इस टाइप का सवाल तुम्हें करवाना चाहिए, तुम्हारे साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि पीएनसी का है सवाल, आ सकता है। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है अ बाइनरी ट्री इज अ वे टू शो हायरार्की, ओके, इन फॉर्म ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के दिया। ठीक है, हो सकता है मैंने यार उतनी अच्छी डेफिनेशन ना लिखी हो, बट मैंने तुम्हें बाइनरी ट्री समझा दिया है जिसमें बेसिकली नोड्स होते हैं, तो ये नोड्स हो गए, और लिंक्स होते हैं, इनके बीच में हम लोग लिंक बना देते हैं ऐसे लाइन से थ्रू। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे हायरार्की वर्ड यूज किया, तो तुम समझ जाओगे लेट्स से कि ये सब पेरेंट है, इससे रिस्पेक्ट में ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, तो आई गेस आप लोग ये बात समझ जाओगे। कह रहा है ईच नोड हैज ईदर 0, 1 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, हर नोड के या तो 0 चिल्ड्रन है, या 1 चिल्ड्रन है, या 2 चिल्ड्रन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बाइनरी ट्री। अब आप देख लो, इस नोड के यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, इस नोड का 1 चिल्ड्रन है, इस नोड के 2 चिल्ड्रन है, और इन नोड से 0 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये बाइनरी ट्री हो गई विद 6 नोड्स। एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रूट नोड नहीं है तो ट्री नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा है नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विद 5 नोड्स आर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए अच्छा खासा टाइम लो, 5 से 6 मिनट का टाइम लो, देखो आप क्या अप्रोच बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं है तो मुश्किल है सोचना, बट अगर आपने कहीं भी ये डेरिवेशन देख रखा है, ओलंपियाड मैथ्स लिए पढ़ रखा है, देन यू शुड बी एबल टू डू इट। और आप मेरे से एग्री करोगे कि इसमें जब मैं सोल्यूशन बता दूंगा, इसमें यूज हो रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सवाल वेल विद इन डिफाइंड सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस्ड आता है। ऐसा नहीं है कि ये जेईई एडवांस से बाहर चला जाता है। दो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। समझना, मैंने जब इस प्रॉब्लम को फॉर्मली कॉलेज में पढ़ा था, हम लोग की किताब होती है डीएसए की गवर्नमेंट, तो आई वाज एबल टू क्रैक इट ऑन माय ओन विद अ फ्यू हिंट्स, नॉट फ्रॉम एनी सोर्स बट लाइक क्या बोलते हैं कि जब आप डीएसए पढ़ते हो तो आप समझ जाते हो कि इस टाइप का आंसर होगा। ठीक है, तो वो वाली चीज से आई वाज एबल टू डिड्यूस, बट क्योंकि आपने तो अभी डीएसए भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये प्रॉपर रॉ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समझते हैं क्या चीज हो रही होगी ना। एक नंबर ऑफ बाइनरी ट्री विद 5 नोड्स, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें एक लाइन दे दी थी कि ईच नोड हैज 0, 1 या 2 चिल्ड्रन, इसका मतलब तुम एक चीज समझ रहे होगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ट्रीज है ना, वो तब जनरेट हो रहे होंगे जब डिफरेंट डिफरेंट नोड से डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ रहे होंगे, राइट।
क्योंकि अगर मैंने तुमसे बोला 5 नोड है यार, तो मैं 5 नोड तो ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये एक ओरिएंटेशन हो सकता है, और मैं ये 5 नोड ऐसे लगा दूं तो ये दूसरा ओरिएंटेशन हो सकता है, और मैं 5 नोड ऐसे भी तो लगा सकता हूँ, तो ये एक ओरिएंटेशन हो गया। लेट से मेरे पास ऐसा एक ओरिएंटेशन है, जैसे मैं कितने सारे ओरिएंटेशन बना सकता हूँ, राइट। पर तुम ध्यान से कुछ ऑब्जर्व करो, मैं हर नोड पे कुछ डिसीजन लेता हूँ। देख सकते हो, मैं एक नोड बनाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या मैं उसका राइट चाइल्ड दे रहा हूँ या मैं उसका लेफ्ट चाइल्ड दे रहा हूँ, राइट। यही कर रहा हूँ ना मैं राइट में एक चाइल्ड दे रहा हूँ या मैं लेफ्ट में चाइल्ड दे रहा हूँ। तो अगर लेटेस्ट से मेरे पास n नोड्स है, तो मैंने उसमें से एक नोड को रूट बना दिया। ठीक है, एक नोड रूट हो जाए, रूट हमेशा होना चाहिए। तो अब मेरे पास बचे कितने नोड्स, n-1 नोड्स। ठीक है, n-1 नोड्स बचते हैं मेरे पास। अब n-1 नोड से साथ मैं कितने ट्री बना सकता हूँ, है ना। तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेसिकली अब इसका कुछ लेफ्ट में लिंक जा रहा होगा और कुछ राइट में लिंक जा रहा होगा, राइट। तो मैं मान लेता हूं मैं इधर पे L नोड्स यूज करता हूं, तो मैं इधर पे कितने नोड्स यूज करूंगा दोस्त, n माइनस n-1 बचे, एक नोड तो उड़ा दिया, और उसमें से भी L नोड्स तो इधर उड़ा दिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे n-1 माइनस L नोड्स बने। तो अब आप तुम देख पा रहे होगे कि ये एक रिपीटेड सब स्ट्रक्चर बन गया। तो पहले मैं जो प्रॉब्लम n नोड से लिए सॉल्व कर रहा था, वही प्रॉब्लम अब मैं l नोड से लिए और n-1 माइनस l नोड से लिए सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। पहले मैं ये प्रॉब्लम n नोड से लिए सॉल्व कर रहा था, अब मैं ये प्रॉब्लम l नोड्स और n-1 माइनस l नोड से लिए सॉल्व कर रहा हूँ। और मेरी l की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई, मेरा l हो सकता है 0 हो जाए, जिस तरफ 8 भी चिल्ड्रन है। मेरा l हो सकता है 1 हो जाए, मेरा l 2 हो जाए, बस यही पॉसिबिलिटी है। नहीं, ध्यान दो, मैंने बोला है इधर इस नीचे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें l नोड्स हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके चिल्ड्रन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में मैं इतने नोड्स यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे 3 नोड हो, और हो सकता है यहाँ पे सारे नोड आ जाए, राइट। n-1 के n-1 नोड्स में इधर कर दूं, तो मेरा ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें किस तरफ ले जाऊंगा, कि अगर मैं an से रिप्रेजेंट कर दूं नंबर ऑफ ट्रीज विद n नोड्स, तो मैं इस चीज को बहुत इजीली कंप्यूट कर सकता हूं यूजिंग a l एंड a n-1 माइनस l। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंड लगा है, क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे। मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने l इधर डाले तो n-1 माइनस l इधर डालूंगा, तो मेरा an बेसिकली क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ ट्रीज विद n नोड्स, जितने मेरे लेफ्ट में गए जितने मेरे राइट में गए। और ये l की वैल्यू मैंने आपको बताई 0 1 2 से n-1 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया समेशन l इक्वल टू 0 से n-1 तक al इंटू a n-1 माइनस l, फिनिश। अब मुझे अगर a5 निकालना है तो मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समेशन l इक्वल टू 0 से 4 al इंटू a4 माइनस l, मैंने एक की जगह 5 पुट कर दिया। अब मैं आपको बेस कंडीशंस बता दूं तो आप आई थिंक ये वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि ये समेशन एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, a नॉट a4
A1, A3, A2, A2, फिर A3, A1 एंड A4, A0। ये बन जाएगा मेरा ये समीशन। अब मुझे इसमें दो बेस वैल्यू पता होनी चाहिए ना, मैं इजीली देख सकता हूँ कि मेरा जो A0 होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रॉब्लम ऐसे डिफाइन किया है कि एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड। तो मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए नॉट इज जीरो, क्योंकि अगर नंबर ऑफ नोड जीरो है तो नंबर ऑफ ट्रीज आर जीरो। ए वन विल बी ऑब्वियसली वन, एक ही नोड है तो एक ही ट्री हो सकता है, राइट। अब मुझे A2 के लिए क्या लेना होगा भाई, मैं A2, A3, A4 इसी रिलेशन से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया हो कि कैसे हमने ये वाला रिलेशन लिखा, ठीक है। इसी को जब तुम आगे सॉल्व करते हो प्रॉपरली जनरलाइज करते हो तो इसको कैटालान नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो कैटालान नंबर इज नॉट आउट ऑफ द जेई सिलेबस, पर वो क्वेश्चन देगा तो इस टाइप का देगा जिसका रिकरेंस रिलेशन बनाना इजी हो, ठीक है। कैटालान नंबर इज वेल विद इन योर जेई का सिलेबस, ठीक। A binary tree is a way to show है ना, तो ये मैंने आपको समझाया है ना, आपको 5 से 6 मिनट ट्राई करना था, बट आई होप आप ये रीजनिंग समझ पाए होंगे कि जो भी एक नया ट्री होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लेफ्ट में कितने नोड्स है और राइट में कितने नोड्स है, बस। और प्रॉब्लम एक रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर बन गया कि अगर मैंने यहाँ पे रूट ले लिया तो इधर पे एल नोड से साथ ए एल प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है और इधर पे ए एन माइनस वन माइनस एल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये जो रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आप आगे सी कंप्यूटर साइंस के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ाई करोगे इसकी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, है ना। आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए नॉट इक्वल टू वन और जीरो चूज करना पड़ सकता है। अगर ये लाइन ना होना कि एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड, मान लो ये लाइन ना देता तो मेरा ए नॉट की वैल्यू वन हो जाती, क्योंकि कोई ट्री नहीं है तो वो भी एक तरीका हो गया, राइट। बट अभी मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड, तो ए जीरो की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। चलो, तो ये कौन सा टॉपिक सा सवाल था, दिस वाज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। ये आपने यहाँ समेशन किया, और अगर मैं झूठ ना बोलूं और सही सही बताऊं तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम रिकर्शंस, ठीक है। ये जो रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर बना इससे रिकर्शन बोलते हैं, बट ये सीक्वेंस एंड सीरीज भी होता है, ये सीक्वेंस वाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पीएनसी का इसमें कौन सा पार्ट लगा, तो पीएनसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट क्या लगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का सिग्मा वाला पार्ट लगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। तो ये क्वेश्चन इज फ्रॉम आयु क्यूएम, मतलब हम लोग के टाइम ये मैंने दिया था पेपर, दूसरा क्वेश्चन है प्री आरएमओ 2019 और मैं तब क्लास 10th में था, तो ऑब्वियसली मेरे से थोड़ा ये सवाल गलत हुआ था, मैंने हाफ ट्रैक किया था ये सवाल, एक थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन मेरा छूट गया था, बट यू शुड ट्राई दिस प्रॉब्लम। Five persons are wearing badges with numbers 1, 2, 3, 4, 5 are seated on 5 chairs around a circular table. In how many ways can they be seated so that no two persons whose badge are consecutive numbers are seated next to each other? And if I am not wrong, yes, exact सवाल जेई एडवांस 2019 में आया था। If I am not wrong, यही सवाल वापस जेई एडवांस 19 में आया था और आईआईटी रुड़की ने पेपर सेट किया था।
हाँ, हो सकता है। आई थिंक आइडेंटिटी पहले होता है तो प्री आरएमओ वालों ने जी एडवांस रखा लिया। बट जो भी हो, देयर इज अ लिंक बिटवीन ओलंपियाड प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स यू विल सी इन जी एडवांस। ठीक है, तो बी ऑन योर टॉप गेम राइट नाउ। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अलजेब्रा के ना अच्छे अच्छे सवाल करो, ये प्री आरएमओ आईओक्यूएम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ताकि यू आर वे टू कंफर्टेबल विद दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए भी आप 3 से 4 मिनट का टाइम दीजिए खुद को। ठीक है, और यू विल बी एबल टू क्रैक इट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। कह रहा है 5 persons are wearing badges with number 1 2 3 4 5 seated on 5 chairs around a circular table। एक तो सर्कुलर देखते ही बच्चे की हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो सर्कुलर में जैसे ही हाथ पैर फूलने लगेगा, आप बस एक काम करना, फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दो, इधर वन बिठा दो। उससे बाद आप क्वेश्चन को आगे तोड़ना स्टार्ट करो। उसने बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट नो टू पर्सन्स whose badges have consecutive numbers are seated next to each other। ठीक है, no two persons whose badges have consecutive numbers are seated next to each other। तो यहां पर मैं अभी इधर और इधर 2 और 3 नहीं रख सकता हूं, राइट? सॉरी, 2 इधर 2 नहीं आ सकता, इधर 2 नहीं आ सकता, है ना? तो इधर पे 3 आ सकता है, और इधर पे 1 रखा, 4 रख सकते हैं, या 5 रख सकते हैं, वो अपन अभी देख लेंगे। 1 यहाँ पे 5 भी रख दिया एक बार। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, 3 रखा, तो फिर इधर पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? इधर पे मैं 4 नहीं रख सकता, इधर पे मैं 2 नहीं रख सकता, तो इधर पे मुझे 5 ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ पे मुझे 2 ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 4 ही रखना पड़ेगा। तो एक ये वाली अरेंजमेंट आ गई। ठीक है, एक अरेंजमेंट आएगी कि मैंने 1 यहाँ पे रखा, 4 इधर पे रखा। अब मैं यहाँ पे 5 नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 3 नहीं रख सकता, तो 5 ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता है, यहाँ पे 2 या 3 में से कुछ आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, और इधर पे 3 आएगा जो 4 के साथ एडजस्टेंट हो रहा होगा, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर इधर मैंने 3 रखा, तो मुझे फिर यहाँ पे भी 2 नहीं आ सकता, और यहाँ पे भी 2 नहीं आ सकता, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इनवैलिड हो गया। मतलब यही दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्योंकि मुझे पता सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिक्स करूंगा तो दो ही कॉन्फ़िगरेशंस बन रहे होंगे। तो मेरे पास टोटल कॉन्फ़िगरेशंस 2 है, और पहली प्लेस में फिक्स करने के लिए मेरे पास 5 ही तरीके हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 10 बेस हो जाएंगे, और यही इसका आंसर है, बस 2 into 5 10। ठीक है, तो यही है ये प्रॉब्लम, बस ये। और ये एडवांस में काफी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें सर्कुलर पीएनसी या कुछ सोचने जाओगे तो यू विल गेट स्ट्रक। पर अगर ये आपने सोच लिया केस में से, तो यू विल बी एबल टू डू इट। मैंने क्या गलती की थी, मैंने ये वाला केस लिया था, पर मैं ये इंटू 5 करना भूल गया था। ठीक है, मैं 10th में जब था, तो आई फॉरगॉट टू डू दिस इंटू 5, कि यहाँ पे 5 तरीके हो सकते हैं फिक्स करने के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। तो दिस वाज फ्रॉम नॉर्मल पीएनसी। ऐसी टारगेट कर दे, तो दिस इज फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये आप देखते जाना, आप कौन कौन से प्रॉब्लम कर रहे हो और आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, राइट? मैं जरा देख लूं मैं सही से आ रहा हूँ, हाँ मैं सही से आ रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। सो दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। टॉपिक इज कॉमन रूट्स। आई होप आप लोग को कॉमन रूट्स पे अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, कॉमन रूट्स पे अच्छा होल्ड होगा। सो लाइक कैपिटल एक्स एक सेट है, और एस ए कॉमा बी एक्स क्रॉस एक्स का सेट है, और
इसका मतलब क्या है कि बेसिकली a कॉमा b जो है ना वो माइनस, ये जो कैपिटल एच से लिमिट्स है ये टपल्स में से आ रहा होगा, लाइक -5 -4 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। तो इनसे मैं जितने ट्यूपल बना सकता हूँ वो मेरे a कॉमा b है। ठीक है, और ध्यान रखना ये बात कि -5 -4 हो गया है ना, और -4 -5 हो गया, तो ये दो अलग चीजें देगा कि इक्वेशंस बदल रही है, राइट, क्योंकि मैं a और b की मदद से दो इक्वेशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो मुझे बोला गया है कि h² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड h³ प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। इन दोनों में एटलीस्ट वन कॉमन रूट है। अब मैं जब बोलता हूँ कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट है और मैं देख सकता हूँ इसकी डिग्री 2 है, तो मेरे पास या तो वन कॉमन रूट आ रहा होगा या फिर मेरे पास बोथ रूट कॉमन आ रहे होंगे। दो केसेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, लो जिसमें एचसीएफ वगैरह जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मैं बोलता हूँ आप वो सब क्यों लगा रहे हो। मान लेते हैं अल्फा इज अ कॉमन रूट, तो अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस ए, इसकी वैल्यू तो 0 है, और अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी, इसकी वैल्यू 0। अब दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बन जाएगा, अल्फा टाइम्स बी माइनस ए बनेगा, प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 बनेगा। आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, आप ए माइनस बी कॉमन ले लो या बी माइनस ए कॉमन ले लो, तो ये आपका अल्फा माइनस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 यहाँ से कॉमन आएगा और ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कॉमन रूट के लिए दो कंडीशन आ रही है कि या तो अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा या फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू a माइनस बी होगी। ठीक है, मेरे पास ये दो कंडीशंस आ रही है कॉमन रूट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ तो मेरे पास सिंपली 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी इक्वल टू -1 जितनों में हो जाए। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरा हो गया कि अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने a माइनस बी पुट करा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अल्फा स्क्वायर जो है वो a माइनस बी हो जाए, तो a माइनस बी प्लस ए टाइम्स अल्फा प्लस बी, ये मेरा 0 हो जाए। और अगर मेरा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ से मेरा अल्फा भी कुछ आ रहा है ना, तो मेरा a अल्फा कितना आ रहा है निकल के, तो ये और ये कट गया, तो a अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस a आ रही, तो अल्फा यहाँ से -1 आ गया, तो a2 को मेरा -1 आ रहा है पॉसिबिलिटी। और -1 अगर मैं रखता हूँ तो अपने पास आ रहा है कि b माइनस ए की वैल्यू, लाइक अगर -1 रखते हैं तो 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और -1 से अगर मैं दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई दे रहा हूँ तो वो दे रहा है -1 माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 0, मतलब बोथ कंडीशन से तो a प्लस बी इक्वल टू -1 हो या a माइनस बी इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन ही मेरे पास बन रही है। तो a प्लस बी इक्वल टू -1 से जो टपल्स बनेंगे और a माइनस बी इक्वल टू 1 से जो टपल्स बनेंगे मुझे वो ऐड करने, और ये मैं बहुत इजीली काउंट कर सकता हूँ। कैसे काउंट कर सकता हूँ दोस्त, a प्लस बी -1 है, इसका मतलब a मेरा दोस्त -b -1 है, राइट।
अब मेरा ये जो माइनस बी माइनस वन है, ये मेरा -5 से 5 इस रेंज में आना चाहिए। तो मेरा माइनस बी -5 प्लस वन कर दो, वन बोथ साइड ऐड कर दो, इस रेंज में आएगा। तो बी मेरा -5 से 4 आएगा, ये समझ गए। तो यहाँ पे मेरे पास बी के लिए कितनी वैल्यूज है? 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज। मेरे पास यहाँ पे 10 ट्यूपल्स ऑफ ए कमा बी बन जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली आप a माइनस बी इक्वल टू 1 के लिए काउंट करो और दोनों को ऐड कर दो, उतने आपके पास एलिमेंट से s बनेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। इसको अपन एक तरीके और से सॉल्व करके देखते हैं। ये वाला तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि अपन ने सिंपली दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करा, वहां से मैं फैक्टराइज किया, अल्फा की एक वैल्यू 1 आई, अल्फा स्क्वायर a माइनस बी आया, अल्फा स्क्वायर a माइनस बी आया, तो मैंने इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और x पे अल्फा ही रहता है और वहां से अल्फा फाइंड आउट कर लिया। तो एक तरीका ये वाला हो गया। अच्छा, और तरीके देखते हैं ना, क्योंकि यार मुझे तो आपके कॉमन रूट्स भी रिवाइज कराने हैं, है ना। काउंटिंग तो आप मुझे कर लो, जो पता है आंसर आप आराम से गूगल वगैरह कहीं से भी निकाल सकते हो। मैंने आपको सोर्स ही बता दिया, IOQM 2023 का प्रॉब्लम है, राइट। मुझे लगता है ये वाला तो प्रॉब्लम तुम इजीली तोड़ लोगे। अभी इसको एक तरीके और से देखते हैं, है ना, कि इस मेथड से कर सकते हैं या नहीं। मुझे पता नहीं इस मेथड से हो जाए या नहीं, बट वी शुड ट्राई, राइट। थोड़ा सा टाइम तो ये बोर्ड इरेज कर ले। हमने यहाँ पे एक केस बनाया था कि एक कॉमन रूट होगा या बोथ रूट कॉमन होंगे, राइट। अगर एक कॉमन रूट है, इसका मतलब इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो रहे होंगे और इसके रूट लेटर से अल्फा गामा डेल्टा हो रहे होंगे। ठीक है। अब ये थोड़ा लेंथी मेथड जाएगा ऑब्वियसली, तो मैं बोल पाऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -a हो और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू b हो ना। मैं बेसिकली बीटाज रिलेशन लिख रहा हूँ, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट। और यहाँ से मैं लिख पाऊंगा कि अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अच्छा ये क्या आएगा, 0 आएगा। अल्फा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ये कितना आएगा दोस्त, ये a आएगा और अल्फा गामा डेल्टा -b आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा बराबर माइनस अल्फा गामा डेल्टा, है ना, सिंपल। अल्फा अल्फा काट दूं तो बीटा को मैं माइनस गामा इंटू डेल्टा लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहां से मैं अल्फा अगर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा गामा प्लस डेल्टा, और गामा डेल्टा की जगह मैं रख दूं माइनस बीटा, तो ये a है। ठीक है। और गामा प्लस डेल्टा की जगह मैं माइनस अल्फा डाल दूं, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा। देखो इससे भी आ गया बिना ज्यादा लेंदी रहे। तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास कॉमन रूट में अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो अल्फा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 1 कॉमन रूट की कंडीशन बनती है। ठीक है। यहाँ से भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 0 या फिर अल्फा इक्वल टू 1 हो सकता है। और तो जो कॉमन रूट है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो a प्लस बी अगेन -1 आ सकता है और 0 रद्द हो जाए अगर दोनों इक्वेशंस में,
तो a प्लस बी इक्वल टू -1 से कुछ आपके सोल्यूशंस बनेंगे। अब इसमें ध्यान देना कि अल्फा इक्वल टू 0 जब नॉट पॉसिबल प्रूफ करोगे आगे चल के। अल्फा इक्वल टू 0 बेसिकली तभी पॉसिबल है जब आपके a कमा b 0,0 हो जाए, राइट। ये केस तो बहुत तो मिस हो गया यार। अगर अल्फा 0 है तो a कमा b शुड बी 0,0, राइट। और ये केस अपना हम दोनों में पहले छूट रहा था। तो बहुत अच्छी चीज निकल के आई कि अगर मैं अल्फा को 0 रख दूं तो मेरे पास एक पेयर और बन गया, a कमा b इक्वल टू 0,0, और वो पेयर मेरा पहले नहीं आया होगा। फिलहाल अभी अपन यहाँ पे एक चीज मिस कर रहे हैं कि चलो देखते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए ना, मुझे भी नहीं पता अपन किस रूट पे जाएंगे। अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका मतलब मैं कहता हूं कि मेरा एक रूट माइनस ए आ रहा होगा दूसरी इक्वेशन का, राइट। ये मैं अल्फा का यहाँ 0 रख सकता हूँ ना। तो माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ, अगर इसका रूट है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। तो मतलब बी 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अल्फा 0 बीटा 0 अगर मैं कहता हूँ have at least one common real zero, हाँ तो यदि 0 वाला केस तो हमें उसमें भी लेना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आप ऐसे सॉल्व करते करते a माइनस बी इक्वल टू 1 वाले पे भी पहुंच जाओगे। तो दिस कैन बी ऑल्सो मेथड टू सॉल्व दिस, कि मैंने रिलेशन बिटवीन, है ना, अगर मैं बोथ रूट कॉमन लेता तो मेरे पास ये रिलेशंस आते, लाइक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए अल्फा बीटा बी, और इधर से मैं लिखता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू आती 0, और अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस है तो गामा मेरा ए बन जाता। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट ए होता तो ए क्यूब प्लस ए बी प्लस ए 0 आता, तो मैं ए कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 0 लेके ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है। बट आई गेस ये मोर रिलायबल मेथड है, बट उससे भी आंसर तो सेम ही आया था। तो यू कैन गो थ्रू दिस मेथड, इसमें लेंदी है, तुम्हें एक्स्ट्रा एलिमिनेशन करने होंगे और उसमें एक्स्ट्रा एलिमिनेशन नहीं करने होंगे, ठीक है। तो ट्राई करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा और स्टडी करता हूँ, ये ना मुझे भी देखना होगा ये अभी निकले सोल्यूशन, देखता हूँ मैं एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आते हैं या नहीं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जब तक देखो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि समेशन आपका ये निकालना है, ठीक है। ये भी प्री आरएम का ही सवाल है, और जनरली इस टाइप के सवाल बड़े कम मिलते हैं, है ना, प्रैक्टिस से टाइम पर। तो इसलिए मैं ले आया ना। अब ये टेलीस्कोपिन बनाना है, सिंपल सी बात है, बट अपन अक्सर टेलीस्कोपिन में माइनस देते हैं, तो ये इसी टैंजेंट सिंपल सी है, सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस अलजेब्रा, मतलब मैनिपुलेशन और ये सब थोड़ा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल अभी इसमें डायरेक्ट तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना। सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर रूट बना है भयानक सा, इसको मुझे खोलना पड़ेगा, बट यहाँ पे मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बना लिया। अब क्या बना सकता हूँ, ये ऐसे बन जाएगा, इसको ओपन करूंगा तो बन ही रहा, है ना।
और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, देखो इतना पार्ट मैं अगर सेपरेट कर लूँ और इतना पार्ट सेपरेट कर लूँ, तो ये मेरा बनेगा 2k² प्लस 2k अपॉन k² k+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k² k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन रहा है तुम्हारा 1 प्लस, यहाँ से 2k कॉमन ले लो, तो ये बन गया k+1 अपॉन k² k+1 का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ से तुमको ये दिख गया क्या बन रहा है, राइट? तो इसको इंट्यूशन से नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा पता होना चाहिए कि अपन इस टाइप का मैनिपुलेशन लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये हो गया, ये हो गया, और अब तुम्हें ये दिख गया होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा है, तो ये आपका 1+1/k/k+1 बन गया सिंपल। मॉड वॉड की जरूरत नहीं क्योंकि के पॉजिटिव रेंज में ही है। तो इतना अगर मैं खोल दूं, अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, और ये सेपरेशन इसकी वैल्यू 40 आ जाएगी और इसकी वैल्यू बेटा, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो, तो ये 1 - 1/41 बन जाएगा क्या, 40 प्लस 1 - 1/41। तो इसको अब आप यहाँ से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो ये इसका आंसर हो गया, दिस विल बी 40 प्लस 40/41। ठीक है, यहाँ से निकाल लेना जो भी निकालना है। तो ये जो है एक क्लासिक सवाल है, और हो सकता है कि इस टाइप की कोई सीक्वेंस सीरीज आपको सॉल्व करने दे दे जिसमें कुछ मैनिपुलेशन हो। सीक्वेंस एंड सीरीज से में से भी 23 में 24 में से सवाल है। इनफैक्ट 23 में तो डिजिटल सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल आया था, जो जी ओलंपियाड में बहुत आता है। 11th एनसीईआरटी में भी वो कॉन्सेप्ट कवर्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला। बट अच्छा है कि है ना, उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स भी अब आने लगे हैं। द सीक्वेंस एंड सीरीज काफी, मैं ऐसा कहूंगा कि लाइक पहले एडवांस में बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते थे, बट अब एडवांस ने सीक्वेंस सीरीज में बहुत नए नए वैरायटी के डाले, रिकर्शन से एक्सप्लोर करा है, बहुत चीजें एक्सप्लोर करी है। ठीक है, मेंस में तो आप जानते ही हो कि सीक्वेंस सीरीज से एकदम से कुछ भी भयानक सा क्वेश्चन आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, n1 से n12 be a permutations of the numbers 1 to 12 number of arrangements with। ठीक है, ये देख लिया तो तुम समझ ही जाओगे कि n6 तो 1 ही होगा, n6 की वैल्यू 1 होगी। तो 11 में से अब मैं 5 अगर सिलेक्ट कर दूं तो बाकी सारे तो अपने आप सिलेक्ट हो गए। ये तो इजी सवाल ही है भाई। n6 तो 1 ले लेना, इस टाइप के बहुत सवाल तुमने करे होंगे। n6 तो अगर मैं 1 ले लूं तो अब मेरे पास, मुझे 5 n6 1 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? मिनिमम नंबर है वो सब में। तो 5 नंबर से 5 में कोई से भी लूं, 11C5 में इसमें से, तो उन्हें इस ऑर्डर में अरेंज करने का एक ही तरीका है। रिमेनिंग 5 बचेंगे, उनको इसी ऑर्डर में अरेंज करने का एक ही तरीका है। तो मेरा आंसर टोटल 11C5 हो गया, और 11C5 इज इक्वल टू 11C6। NCR बराबर NCN-R। तो उस कैलकुलेशन के चलते आपका आंसर आ जाएगा 11C6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीएनसी के सवाल ऐसे ही होते हैं बेटे, इजी रहेंगे, डायरेक्ट होंगे, बट आपको
स्ट्राइक करना चाहिए। इसी सवाल में आप ऑप्शंस देखते ही कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट जिसने ये रीजनिंग लगा ली वो सॉल्व कर देगा। अभी 6th क्वेश्चन पे आ जाओ, और ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी टाइम देना थोड़ा तुम लोग ढंग से। तो ये लेट से 6 से 7 मिनट का सवाल है। इसमें थोड़ा ऑप्शन इजी दिए तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लोगे, बट रियल में मुझे नहीं लगता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन तुम्हें करने का मौका ही देगा। वो इंटीजर टाइप या न्यूमरिक टाइप में इस टाइप का सवाल देगा, ठीक है। और इस प्रॉब्लम का सोर्स बेसिकली रियल सोर्स जो है दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। तो ये प्री कॉलेज मैथमेटिक्स एक किताब आती है, तो ये उसका सवाल है। तो जितना आप रीड करते हो उतना अच्छा होता है। Given that a is greater than 0, mod of ax square plus bx plus c is less than equal to 1 for all x belonging to minus 1 to 1. A, B, C are real numbers. Ax plus b has its maximum value 2 when x is from minus 1 to 1. और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि given that a is greater than 0, ठीक है। तो अभी उसने मुझे कुछ जो मेरे को एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन दी है ना, वो ये वाली थी कि ax plus b की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो ax plus b की मैथ्स जब मेरा x माइनस 1 से 1 पर है इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो डेरिवेटिव a आएगा, और a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ax प्लस b इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमा कब आएगा जब x 1 हो रहा। तो मेरे पास a प्लस b इक्वल टू 2 है। समझ जाइए ये रीजनिंग, आना बोल देना भाई। ax प्लस b का डेरिवेटिव a है, a ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मैक्सिमा एट अ डोमेन इज एट द एंडमोस्ट पॉइंट, राइटमोस्ट एंडमोस्ट पॉइंट। तो 1 पे मैक्सिमा आएगा तो a प्लस b की वैल्यू 2 होगी, ठीक। अभी देखते हैं। अभी उसने मेरे से बोला कि मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा -1 से 1 के बीच में फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एकदम। अभी अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर मैं एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेता हूँ, तो मेरा बेटा एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स मेरा आएगा 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी मेरा एफ डैश एक्स बन जाएगा। अब मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 2 है ना, तो मैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, बट उससे पहले मैं एफ डबल डैश एक्स भी लिख लेता हूँ, वो मेरा 2a हो जाएगा। मेरा जो एफ डैश हाफ है, मेरा एफ डैश हाफ तुम देख रहे हो, यहाँ से मैं एक्स की जगह हाफ रखूंगा तो वो a प्लस बी बनेगा, विच इज 2। मेरा एफ डबल डैश एक्स 2a है विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मेरा एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और क्योंकि मेरा एफ डैश 1/2 2 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू हाफ कॉमा इंफिनिटी। इस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब इस इंटरवल में मेरा एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अरे हाँ या ना बोल यार, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरा एफ ऑफ 1 बेसिकली 1 होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा 1 होगा।
और a प्लस बी मेरा 2 है, तो c मेरा -1 होगा। तो c की वैल्यू मेरी बेटा यहाँ से -1 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे a और b निकालना है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे वापस आ जाओ, वो -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एच सी अपने पास एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना चाहिए, एफ डैश एक्स इज 2ax प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब मुझे यहाँ से कोई और एक इक्वेशन चाहिए, राइट। हम्म, तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर a प्लस बी 2 हो, एफ डैश एक्स के बारे में हमें ये पता चल जाए कि 1/2 से इंफिनिटी में वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब अगर मैं f इसमें x की जगह 1/2 रखता हूँ, तो ये a/4 b/2 और c ये बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। c की वैल्यू कितनी है, -1, तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। नहीं है, इससे फायदा नहीं। c की वैल्यू तो -1 आ रही है, b और a की अगर मुझे निकालनी है, तो ax प्लस b की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। ठीक है, वो एट x इक्वल टू 1 आएगी। और ax स्क्वायर प्लस bx -1 -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx 0 से 2 के बीच में। तो इसका मतलब x इंटू ए एक्स प्लस बी मेरा 0 से 2 के बीच में। ठीक है, तो x इंटू ए एक्स प्लस बी 0 से 2 के बीच में है। तो अगर x मेरा लेस देन 0 होता है, तो मेरा ए एक्स प्लस बी को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा, है ना। तो x मेरा लेस देन उस केस में माइनस ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे -1 डाल दूँ जैसे, तो माइनस ऑफ बी माइनस ए, ये 0 से 2 के बीच में। ए माइनस बी 0 से 2 के बीच में है। तो ए इक्वल टू बी रख के 1 1 आ सकता है। और क्या लगा सकते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी -1 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब रूट्स भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। एक मिनट, -1 से 1 के बीच में सी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो कुछ भी ऐसा सा ग्राफ आएगा। ठीक है, अच्छा अभी डाउन और करते हैं।
यार एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किधर आएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, वो तो आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, और मिनिमा की वैल्यू कितनी है? माइनस वन, तो वो डाल दो ना, हो गया सो। तो ए टाइम्स बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी, ये माइनस वन होगा, मिनिमम वैल्यू माइनस वन है ना, मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, तो ए टाइम्स बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए प्लस सी, ये वैल्यू माइनस वन होनी चाहिए, तो बी स्क्वायर बाय फोर ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए, और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस वन, ये जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू जीरो आ रही है, तो b जीरो और a टू, तो टू जीरो और माइनस वन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया हो। तो ये तो मैं कहूँगा थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सा सवाल हो गया, एओडी प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नाम भर का यूज हुआ, एओडी जम जम के यूज हो गया, मैक्सिमम मिनिमम है ना। लास्ट इक्वेशन तुम समझ लेना मैंने कैसे निकाली, कि मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन, मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन। सिमिलरली ये जो वन पर मैं बोला ना मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता है क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगी तो वो वन पर वन होगा, ठीक है, वो वाला फैक्ट इसलिए हो जाएगा। चलो, अच्छा सवाल था, आई होप तुमने भी ट्राई कर लिया होगा। सेवंथ क्वेश्चन पर आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू फाइव प्लस टू रूट सिक्स की पावर n है, और आपको x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना है। तो जिसने इस टाइप के प्रॉब्लम पढ़ रखे हैं, कर रखे हैं ना, ये बहुत स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन है, वो तो इजीली कर लेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। x दिया है फाइव प्लस टू रूट सिक्स की पावर n, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव प्लस टू रूट सिक्स की जो पावर n है, ठीक है। ये मुझे दिख तो रहा है कि ये एक इंटीजर नहीं है, तो मैं इसको कुछ इंटीजर आई प्लस कुछ फ्रैक्शनल f ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को पता है सब कॉन्जुगेट है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर से तो कॉन्जुगेट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। फाइव माइनस टू रूट सिक्स, इसी पावर n अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, इसी पावर n अगर मैं निकालता हूँ, तो वो क्या बनेगी? फाइव माइनस टू रूट सिक्स की पावर n जो है वो मेरी कुछ f डैश बनेगी। ध्यान रखना ये लेस देन वन होगा, फाइव माइनस टू रूट सिक्स मेरा लेस देन वन है, इसलिए मेरा फाइव माइनस टू रूट सिक्स की पावर n भी लेस देन वन होगा। और जो भी नंबर लेस देन वन हो, मैं कुछ f डैश फ्रैक्शन से बोल सकता हूँ, राइट। तो मेरा f डैश लेस देन वन है, मेरा f लेस देन वन है ना, ये इक्वल टू वन है ही नहीं, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से अगर ऐड कर दूं, तो फाइव प्लस टू रूट सिक्स की पावर n प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स की पावर n, ये बनेगा i प्लस f डैश, और ये वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी फॉर एनी n, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी फॉर एनी n, ये तुम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करके देख लेना, और ये बात बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाई भी जाती है कि दिस इज गोइंग टू बी एन इंटीजर। तो अगर मेरा i प्लस एफ डैश इंटीजर और ये इंटीजर है, तो इसका मतलब मेरा f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर, सही बात। f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर। अब तुम ध्यान से देखना, तो f प्लस एफ डैश मेरा जीरो से टू के बीच में, f प्लस एफ डैश मेरा जीरो से टू के बीच में,
तो एफ प्लस एफ डैश इंटीजर है, तो कौन सा इंटीजर पॉसिबल है? एफ प्लस एफ डैश 1 ही हो सकता है। तो एफ डैश की वैल्यू 1 माइनस एफ आ गई। इसका मतलब अगर मेरा 5 प्लस 2√6 की पावर है आई प्लस एफ है, तो मेरा 5 माइनस 2√6 की पावर है, ये मेरा 1 माइनस एफ है। अब मैं यहाँ पर जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो देख लेता हूँ। एच माइनस एच स्क्वायर प्लस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो एच की वैल्यू क्या थी दोस्त? आई प्लस एफ माइनस आई प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो एच से है आई प्लस एफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मेरा आई है ना। तो इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो। और अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा आई प्लस एफ माइनस आई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस 2 आई एफ प्लस आई स्क्वायर प्लस आई एफ। तो आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास बचेगा आई प्लस एफ माइनस आई एफ। इसमें से आप एफ कॉमन लोगे तो, या फिर आप आई कॉमन लोगे तो वो बचेगा 1 माइनस एफ प्लस एफ। ठीक है। और आई इंटू 1 माइनस एफ प्लस एफ, आई प्लस एफ माइनस आई एफ, ऐसा बच रहा है। और आई टाइम्स 1 माइनस एफ प्लस एफ, और 1 माइनस एफ वॉज एफ डैश, तो आई इंटू एफ डैश प्लस एफ। यहाँ पे जल्दी हो रही एक्सपेंशन में। आई स्क्वायर ठीक है। तो आई प्लस एफ था, आई प्लस एफ माइनस आई एफ। हाँ, एक चीज छूट गई ना, माइनस एफ स्क्वायर छूट गया। अब ठीक है, आई प्लस एफ माइनस आई एफ माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ से आई कॉमन लोगे तो बनेगा 1 माइनस एफ, एफ कॉमन लोगे तो बनेगा 1 माइनस एफ। तो ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। आई प्लस एफ मेरा कितना था दोस्त? आई प्लस एफ इंटू एफ डैश। आई प्लस एफ मेरा क्या था? 5 प्लस 2√6 की पावर एन, और एफ डैश कितना था? 5 माइनस 2√6 की पावर एन, और ये मल्टीप्लीकेशन हो गया 1, राइट। तो इसका आंसर हो जाता है 1। तो ये अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, और नहीं आता है, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ रखा है पहले से, तो आप थोड़ा इसमें स्ट्रगल करोगे। तो ये कौन से चैप्टर का सवाल था? ये बाइनोमियल थ्योरम प्लस बेसिक मैथ्स है ना। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं क्लास 11th में, नंबर थ्योरी वगैरह। ठीक है। 8वां सवाल देखते हैं। कंसिडर अ स्क्वायर OABC in the argent plane where O is the origin, A is the point Z0. Equation of the circle that can be inscribed in the square is। तो ये आई थिंक आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे ना। लेट अस से ये स्क्वायर हो गया, ये ओरिजिन है O, A is Z0, O का अपन ने 0 से डिनोट किया, ये Z0 है। ठीक है। तो मॉड Z0 हो गई स्क्वायर की साइड की लेंथ। अब अगर मैं इसमें सर्कल इंस्क्राइब करता हूँ ऐसे,
और लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ZC। तो मुझे तो ZC के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस तो आई गेस आप इजीली समझ ही रहे होंगे कि बाय सिमेट्री ये जो रेडियस है वो मॉड Z0/2 हो जाएगा। बचता है आपको बस ये निकालना कि ये कितना होगा ZC सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एंगल कितना और होगा। अब ये स्क्वायर है क्योंकि, और हमें पता है कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा, है ना। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा, तो ऐसे तुम बहुत तरीकों से कर सकते हो। लाइक ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता है बेसिकली, है ना। डायगोनल्स, ये बेसिकली डायगोनल्स ही बनेंगे ना, स्क्वायर की पूरी सिमेट्री यूज कर लो तो अब अगर तुम इसमें ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो तो ZC बाय मॉड ZC, ये दोनों इक्वल लेंथ होंगे, इक्वल टू इसको तुम L ही ले लो। ठीक है, तो ZC बाय L बराबर ZC ZO माइनस ZC बाय L और e टू द पावर I पाई बाय 2। तो वो हो जाता है बेसिकली आयोटा। तो ये तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना। तुम वहां से ZC की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। ZC आ जाएगा Z0 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो तुम्हारा जो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ Z माइनस ZC का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द दिस शुड बी इक्वल टू मॉड Z0 बाय वन प्लस आयोटा ऊपर आना चाहिए था। एक मिनट, इसको पाई बाय 2 से रोटेट कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, राइट। ZC माइनस Z0, ठीक है, cos पाई बाय 2 आयोटा sin पाई बाय 2। So ZC Z0 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो मॉड Z0 बाय 2, तो आई गेस इसका आंसर क्या सब बी बनना चाहिए। हमने गलती नहीं की है यार, ये थोड़ा सा कुछ लफड़ा आ रहा है, मतलब इस आंसर से यार मिनट और देख लेते हैं। कंसीडर a square OABC the that plane O is the origin। और भी तरीके से करने, जैसे नहीं कि इसी मेथड से करें, बट ये इजीएस्ट हो गया ना यार, क्योंकि ये इन सर्कल है। जब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, ये तो श्योर है कि ये बेसिकली स्क्वायर के सेंटर पे ही आएगा, है ना। जो स्क्वायर का सेंटर आएगा वहीं पे आएगा। तो स्क्वायर के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा सा रोटेशन ZC by L बराबर ZC माइनस Z डॉट by L e की पावर I पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 आयोटा sin पाई बाय 2, है ना। So ZC Z नॉट आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो अगर आयोटा से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आई थिंक मैं इसमें कुछ तो एक मिस कर रहा हूँ पॉइंट। मैं 2 मिनट जो जरा देख लेता हूँ एक बार।
फर्स्ट ऑप्शन किधर गया? अरे फर्स्ट ऑप्शन हटा दिया जाए। Why is the pause option not coming here? यार ये pause option रहता था, मैं बहुत दिनों बाद आया भाई। क्यों नहीं हो रहा? चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है, 9th और 10th आज 10 तक का ही डिस्कशन रहता है कि साला वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 1 घंटा तो मुझे वीडियो ना, तो 9 10 तक करते हैं, फिर कल बाकी 10 सवाल करते हैं। तो 9th मैं तुम लोग को ना एक्चुअली होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये सवाल है बहुत इजी। इसमें हिंट ये है कि ए के बराबर A1 इंटू ई टू द पावर ऑफ, तुम लोग सोचना ये कैसे आ रहा है। बेसिकली रूट्स ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर एक रूट z की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे रूट्स अगर तुम्हें याद है तो तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, इससे थ्रू सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर विल बी जीरो। और 10th मैं बता देता हूँ। ऐसे इससे ट्राई करना है ना, रूट्स ऑफ यूनिटी बच्चे भूल जाते हैं, मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा। और मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि 2022 या 2023 में कुछ पॉलीगन रिलेटेड सवाल आया था जो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाते हैं। 2021 में आया था शायद। 2021 में तो डेफिनेटली आया था, बट वो मॉडुलस इनइक्वालिटी से था। अब 10th देखते हैं ना, 10th बड़ा अच्छा सवाल है। 10 जा रहा है, let a and b represent the complex number z1 z2, pz is any complex number satisfying mod of z minus z1 plus z2 by 2 is a constant k। तो मुझे कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो a z1 है, b z2 है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इनका मिड पॉइंट z1 plus z2 by 2, और एक पॉइंट है z, वो ऐसे मूव करता है सच दैट उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कांस्टेंट है एट अ रेडियस ऑफ एट रेडियस k, है ना। तो p ऐसे मूव करता है सच दैट दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज k। ठीक है, तो अगर मेरा ये डिस्टेंस हमेशा k रहेगा तो ये बेसिकली एक सर्कल बना सकता है जो ए बी से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ए बी से पास होने की कंडीशन ये है कि मॉड जेड, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली वो के इक्वल हो जाए, है ना। तो अभी वो बोलता है कि जो ट्रायंगल पीएबी बनेगा इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि पीएबी का मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये के जो है परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। तो हाफ बेस, बेस इतना हो जाएगा मॉड ऑफ z2 माइनस z1 या मॉड ऑफ z1 माइनस z2, और हाइट हो जाएगी k, तो मैक्सिमम एरिया तो यही आएगा। और ऐसे एग्जैक्टली दो पॉइंट आएंगे जब ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। ऐसे दो पॉइंट आएंगे, तो देयर आर टू पॉसिबल पॉइंट्स, सही है। कांस्टेंट फॉर फोर पॉसिबल पोजीशंस ऑफ p, तो ये गलत है, एरिया कांस्टेंट टू पॉसिबल पोजीशन से लिया जाएगा, बाकी सारे पोजीशन से वो डिपेंडेंट ऑन थीटा आएगा। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट sin थीटा, मतलब हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड sin थीटा। और ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इफ 4k स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स mod z1 minus z2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम एरिया भाई कब होता है, हाफ के, ये मैंने ले लिया, और ये 3/4 mod z1 minus z2 का होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए।
triangle PAB is an equilateral triangle of maximum area if 4k square बराबर अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो और उसका एरिया भी मैक्सिमम हो ना, ये भी अब थोड़ा सा सोचते हैं। तो PAB अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, ये मेरा K है, ठीक है। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और AB का मिड पॉइंट और मैं ये PAB अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो मेरा जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया है 4k स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो 3/4 टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, इसमें मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और वो मैक्सिमाइज सब होगा जब ये मेरा मॉड ऑफ z1 माइनस z2/2, ठीक है। ट्रायंगल PAB is equilateral triangle of maximum area 4k square बराबर 3 टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2। हमारे पास AB है, इसका मिड पॉइंट है और ये P है और हमारे पास ये डिस्टेंस K है। अब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है PAB, उसने बोल ही दिया, तो ये अल्टीट्यूड भी हो जाएगा उससे, राइट, ये अल्टीट्यूड भी हो जाएगा। तो अगर ये अल्टीट्यूड भी है तो, और ये 60 है ना, तो हाफ K मॉड z1 माइनस z2 3/4 मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये जो √3/4 स्क्वायर होता है या एरिया, अरे ये √3/4 होता है ना, शिट शिट शिट, तो ये 2 हो जाएगा √3/4 स्क्वायर। हाँ तो सही तो किया था, 2k बराबर √3 मॉड z1 माइनस z2 और स्क्वायर कर दो 4k स्क्वायर, बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 स्क्वायर यार, ना कि 3/4 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए, यहाँ से 11 से करना है अगले लेक्चर में, ठीक है। वो कल मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा ये लेक्चर। ये एक प्रॉब्लम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ खुद करो जे, पहले टाइम देना हर प्रॉब्लम को, फिर सोल्यूशन देना और तब बताना आपसे वो प्रॉब्लम हुआ या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।